नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारत का भूगोल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, जिसमें हमने कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट भी कर लिया हुआ था और इसका प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आपको एक लाइन से पूरा अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अभी हम इसे पढ़ेंगे भारत में परिवहन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत सड़क परिवहन, वायु परिवहन जो भी है सब कुछ पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ सड़क परिवहन शुरू करते हैं, जिसमें पहला दिया गया है सड़क परिवहन। भारत का लगभग 58.98 यानी 59 लाख किलोमीटर पर सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। सड़क नेटवर्क की बात करें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है वो सड़क नेटवर्क है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH होता है, राज्य राजमार्ग और अन्य सड़क को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? इसका निर्माण, प्रबंधन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार के द्वारा निभाया जाता है। साथ ही इसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। यह संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% है। ये काफ़ी बार यहाँ में पूछा गया है कि जो भारत में कुल सड़क है उसका कितना प्रतिशत NH है, तो वो 2% है, जो कि अगर परिवहन की बात करें तो लगभग 40% यातायात जो है वो इसी 2% यानी NH पे होता है। साथ ही जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो किसके नियंत्रण में होगा? जो भारत सरकार होता है उसके नियंत्रण में। इसी में एक होता है, हालांकि आगे होगा, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखता है, लेकिन इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वो बनाता है। जैसे NH को NHAI बनाता है, जो देश के अंदर रास्ता होगा। हालांकि देश के अंदर भी ये होता है, लेकिन बाउंड्री पे ये होता है। तो ये दोनों जो है वो केंद्र सरकार के देखरेख में होता है। आगे दिया गया है कि वर्तमान समय में भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। यह हाईवे का मतलब जो NH44 है, इसी का पुराना नाम NH7 था, क्योंकि बहुत पहले हम लोग पढ़ते थे कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है वो कौन सा था? NH7। लेकिन अब क्या पढ़ते हैं? NH44, तो उसी का नया नाम है। यह राजमार्ग भारत के उत्तर यानी श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से लेकर दक्षिण छोर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ये कनेक्टेड है, NH44। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3745 किलोमीटर है। 3745 किलोमीटर लंबा है NH44। यह राजमार्ग श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से गुजरती हुई कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक ये जाता है। ये सभी राज्य जो है ये क्रम में दिया गया है। एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि इससे प्रश्न आता है। तो ये श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और फिर तमिलनाडु में आता है। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है और 2 है, इसी का सम्मिलित जो नाम है वो ग्रैंड ट्रंक रोड। बहुत पहले जो शेरशाह सूरी था वो ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया हुआ था, उसी को अब NH1 और NH2 कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो पहले था वर्तमान में उसको किस NH से संबोधित किया जाता है, या कौन सा 2 NH जो है वो ग्रैंड ट्रंक रोड में सम्मिलित है? तो NH1 और NH2। नोट में यहाँ पे दिया गया है कि 0 माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था, जिसका प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। 0 माइल स्टोन ये कहाँ पे है? नागपुर में है, नागपुर में। अब यहाँ पे जो दुनिया मतलब जो भारत का सबसे बड़ा NH है वो दिया गया है। तो सबसे बड़ा NH44 है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। NH27 ये 3507 किलोमीटर है। देखिए ऊपर का 2 या 3 डिस्टेंस याद रखिए, मेनली एक का, और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है ये लगभग सबका याद करना पड़ेगा, जो भी थोड़ा न्यूज़ में रहता है। तो NH44 ये हो गया 3745 श्रीनगर से कन्याकुमारी। NH27 पोरबंदर से सिलचर, पोरबंदर से सिलचर। NH48 दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से चेन्नई। NH52 संगरूर से अंकोला, संगरूर से अंकोला। तो सबसे छोटा है वो 47A है, तो वो आगे दिया ही होगा, वहाँ पे देख लेंगे, इसमें नहीं है वो। NH30 ये सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम। NH6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जोरावाट से सिलिंग, जोरावाट से सिलिंग। NH53 हजीरा से पारादीप, हजीरा से पारादीप। NH16 पूर्वी तट यानी पश्चिम बंगाल से चेन्नई।
NH 66 पनवेली से कन्याकुमारी, पनवेल से कन्याकुमारी NH 66। NH 19 ये दिल्ली से कोलकाता, NH 19 दिल्ली से कोलकाता। यहाँ पे NH 44 जो कि सबसे बड़ा है, इसका पुराना NH 1A में जवाहर सुरंग स्थित है। जो NH 44 है इसी में जवाहर सुरंग स्थित है। यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू कश्मीर व श्रीनगर होते हुए उड़ी तक जाता है। यह है NH 44 का ही थोड़ा सा अंश। जम्मू व श्रीनगर को जोड़ने वाला जो बनिहाल दर्रा है वो जवाहर सुरंग में ही स्थित है, यानी जो बनिहाल दर्रा है वो NH 44 में ही मिलेगा। अब आगे जम्मू और श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि NH 44 में स्थित 9.2 किलोमीटर लंबा चेनानी नासरी सुरंग, जो कि देश का सबसे लंबा सुरंग है, वो भी यहीं पे है NH 44 में। यह एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित चेनानी को रामबन जिले में स्थित नासरी से जोड़ता है। चेनानी से नासरी को जोड़ता है। इसका जो लंबा है वो 11.2 किलोमीटर है। इस सुरंग में बन रहे जम्मू और श्रीनगर के बीच की यात्रा में लगने वाला समय 2 घंटे तक कम हो जाएगा। आगे दिया गया कि भारत का सबसे लंबा केबल सेतु जो है गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के अहमदाबाद मुंबई खंड पर यातायात को सुगम बनाने के लिए किया गया था। भारत का सबसे छोटा NH 118, ये भी चेंज हो गया। पहले NH 47A हुआ करता था, लेकिन अब NH 118 और NH 548 जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। यह झारखंड एवं महाराष्ट्र में स्थित है। जो NH 118 है ये झारखंड में है और NH 548 जो है ये महाराष्ट्र में है। ये भारत का सबसे छोटा NH है, याद रखिएगा। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है और इससे जुड़े शहर अगर बात करें तो पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और समाख्याली तक ये जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग 15। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगर कौन कौन सा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन बड़े शहरों को जोड़ा गया था महानगर को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाला उत्तर दक्षिण गलियारा से श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्वी पश्चिम गलियारा से सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा गया, जिसकी कुल लंबाई 7522 किलोमीटर है। 7522 किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग जो विकास कार्यक्रम था उसके अंतर्गत। आगे भारतमाला परियोजना, इस बार ही प्रश्न आया हुआ था। भारतमाला परियोजना से भारतमाला, सागरमाला, इस सबसे प्रश्न आते रहता है। इस परियोजना की घोषणा केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 25 अक्टूबर 2017 को किया था। इस परियोजना के तहत लगभग 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे का विकास किया जाना है। इस योजना का मुख्य प्राथमिकता राष्ट्रीय गलियारे की दक्षता को सुधार, नए आर्थिक गलियारों का विकास, अंतर गलियारा एवं फीडर मार्गों का विकास, तटीय एवं बंदरगाह संपर्क सड़कों का विकास और नए एक्सप्रेस का निर्माण करना है। यह भारतमाला परियोजना जो कि 25 अक्टूबर 2017 को शुरू हुआ और इसके अंतर्गत 26,000 के आसपास किलोमीटर लंबा 26,000 किलोमीटर लंबा जो है वो सड़क बनना था। आगे सेतु भारतम इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर केवल क्रॉसिंग के स्थान पर ROV बनाना था। आगे चारधाम महामार्ग विकास परियोजना, यह योजना उत्तराखंड में स्थित 4 प्रसिद्ध धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को सुगम बनाने के लिए और इसके बीच संपर्क बनाने के लिए किया गया था। इसके तहत 2 लेन वाली 889 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। 4 धाम में कौन कौन सा आ गया, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। आगे दूसरा दिया गया ये था NH। अब है जो राज्य का राजमार्ग है वो, इसका निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार का होता है। राज्य में राजमार्ग की कुल लंबाई की बात करें तो वो 1,56,694 किलोमीटर है। 1,56,694 किलोमीटर है। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। राज्य में सबसे अधिक जो सड़क है वो महाराष्ट्र में है। सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो, जो BOT है, बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो की नीति अपनाई है, जिसके कारण जो टोल टैक्स सब देना पड़ता है कि मतलब जो भी सड़क बनाने में पैसा लगता है वो सरकार
जनता से ही ले लेती है। माल परिवहन का लगभग 65% और यात्री परिवहन का 80% सड़कों से ही होता है। मतलब जो राष्ट्रीय जो राजमार्ग नहीं, राज्य का जो राजमार्ग है उसकी बात की जा रही है कि माल परिवहन का लगभग 65% और यात्री परिवहन का 80% जो है वो सड़कों से ही होता है। आगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 से अधिक आबादी वाले गाँवों को 12मासी सड़क से जोड़ना है, ताकि उसमें पानी वानी मतलब इस टाइप का हर हमेशा वो रास्ता चालू रहे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है, जो कि काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3450 किलोमीटर है। 2006 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1D यानी NH1D घोषित किया गया था। ये विश्व का सबसे ऊंचा मार्ग है, लेह श्रीनगर मार्ग, याद रखिएगा विश्व का है लेह श्रीनगर मार्ग, और इसका जो नाम है NH1D है, NH1D। भारत में सड़क जाल की बात करें तो सड़क मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,34,380 है लंबाई, और इस पे जो लंबाई है कुल का ये 2% में है। राज्य के राजमार्ग की बात करें तो 1,54,840 है। ये कुल यात्रा का 3% मतलब कुल सड़क का 3% होता है। अन्य सड़क काफ़ी अधिक है, 56,08,444 है, जो कि 95% सड़क के क्षेत्रफल का है। कुल अगर सड़क की बात करें तो 58,97,671 किलोमीटर लंबा सड़क है भारत में। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला है। पहले नंबर पे USA आता है, USA। आगे नोट में यहाँ पे लिखा गया है कि सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन जो सीमा सड़क विकास बोर्ड है, जो मैंने जिक्र किया था स्टार्टिंग में, BRO है, उसके द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुआ था। 1960 में हुआ था BRO का स्थापना। अपने गठन के समय से लेकर मार्च 2001 ईस्वी तक संगठन ने 29,139 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण और 34,306 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करने का कार्य पूरा किया है। यह संगठन कुल मिलाकर 17,434 किलोमीटर लंबी सड़क का रखरखाव करता है। हालांकि अब तो ये बढ़ ही गया होगा, क्योंकि अभी वर्तमान में BRO जो काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है नॉर्थ इंडिया में, मतलब नॉर्थ ईस्ट जो है जहाँ पे सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय ये सब है, तो वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से सड़क बन रहा है और वो BRO ही बनाता है। तो अब ये काफ़ी बढ़ रहा है, इसलिए इसे प्रश्न आने का संभावना काफ़ी अधिक है। याद रखिएगा 1960 में इसका स्थापना हुआ था। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे जो कि रज्जू मार्ग गढ़वाल में जोशीमठ एवं औली को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 500 मीटर है। भारत ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास में दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क बनाने की कामयाबी हासिल की है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट है। यह अब तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड बोलिविया के नाम था। यह उतुंगसू ज्वालामुखी के पास स्थित सड़क समुद्र तल से 18,953 फीट ऊंचा था, तो उसको ये तोड़ दिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उमलिंगा पास जो है उसके पास दुनिया का सबसे ऊंचा जो है वो बना है पूर्वी लद्दाख के में। तो इसका ऊंचाई कितना है? 19,300। इससे पहले जो था बोलिविया का था 18,953। तो याद रखिएगा उतुरुसु ज्वालामुखी जो है कहाँ पे था? बोलिविया में था। अब आगे दिया गया रेल परिवहन। भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। मतलब अगर दूरी की बात करें नेटवर्क के मामले में तो उसमें दूसरे नंबर पे आता है। वहीं अगर एक ऑनरशिप जैसे सरकारी गवर्नमेंट है ना, तो मतलब प्राइवेट इसमें नहीं, हालांकि अब तो प्राइवेट भी आ गया, उस मामले में चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। पहले 3 स्थान पे USA, चीन और फिर रूस आता है। भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो एम्प्लॉय इसमें इंडल्ज है तो वो सबसे बड़ा है इसमें। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 1853 में 16 अप्रैल को 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चला हुआ था। यहाँ पे 3 प्रकार का लाइन है। बड़ी लाइन काफ़ी आता है एग्जाम में, 1.676 मीटर है। मीटर गेज 1 मीटर का होता है, 1 मीटर यानी मीटर गेज। नैरो गेज 0.61 मीटर, याद रख लीजिएगा। बड़ी लाइन 1.676, मीटर गेज 1 मीटर का, नैरो गेज 0.610 मीटर। विश्व का सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में स्टॉकटन और जो डार्लिंगटन है इसके बीच चला हुआ था 1825 में। इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ा गया था। एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। विश्व का जो पहली बार जो ट्रेन चला था वो 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चला हुआ था, लेकिन इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच रेल मार्ग को जोड़ा गया था। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था। रेलवे बोर्ड की बात की जा रही है, 1905 में किया गया था।
रेल वित्त का 1924-25 के बाद एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग किया गया था। पहली स्थापना तो यहाँ पे हो गया, तो उस टाइम रेल का अलग बजट आता था। 1924-25 के बाद जो है वो सामान्य राजस्व से उसको अलग कर दिया गया, उससे पहले साथ ही आता था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ, जब भारत आज़ाद मतलब संविधान लागू हुआ तब 1950 में हुआ था। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया, 2017 में। आगे भारतीय रेल प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है। रेलवे को 18 मंडल, जो कि पहले 9 था, अब ये 18 है, और 73 डिवीज़नों में बांटा गया है। प्रत्येक मंडल का प्रधान जो है वो महाप्रबंधक होता है, महाप्रबंधक। और यहाँ पे जो रेल मंडल दिया गया है उसका मुख्यालय भी दिया गया है। तो उत्तर रेलवे ये नई दिल्ली है, उत्तर रेलवे नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे चेन्नई, दक्षिण रेलवे का चेन्नई। मध्य रेलवे का मुंबई। एक बार ये मैप पे देख लीजिएगा तो और अच्छे से हो जाएगा, मतलब मैप जैसे यहाँ पे होगा ना, तो वहाँ पे देख लीजिएगा दिल्ली कहाँ पे है, तो आप देखिएगा उसको, वो उत्तर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, तो वो दिल्ली आपको मिल जाएगा। तो उस तरीके से याद कीजिएगा, वो आसानी से थोड़ा याद हो जाएगा। दक्षिण रेलवे का चेन्नई, मध्य रेलवे का मुंबई सेंट्रल, दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता, उत्तरी पूर्वी सेंट्रल रेलवे मालेगांव, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर, पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर, पश्चिम रेलवे चर्चगेट, पश्चिम रेलवे चर्चगेट मुंबई, पूर्व रेलवे पूर्वी रेलवे जो है वो कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर, कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता, कोलकाता मेट्रो तो कोलकाता, और ये नया बना है दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम, दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम। रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 27 फरवरी 2019 को भारतीय रेल के 18वें मंडल के रूप में दक्षिण तटीय रेलवे के सृजन की घोषणा की। इस मंडल में दक्षिण मध्य रेलवे के 3 डिवीज़न गुटुंकल, गुंटूर और विजयवाड़ा शामिल किया गया है। फलस्वरूप सिकंदराबाद स्थित दक्षिण मध्य रेलवे अब केवल सिकंदराबाद, हैदराबाद और नांदेड़ डिवीज़न ही बचा हुआ है, यानी सिकंदराबाद से ही वो अलग होकर बना है विशाखापट्टनम वाला जोन। दक्षिण तट रेलवे देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है वो विवेक एक्सप्रेस है, जो कि 2011 से चल रहा है, नवंबर से, जो कि डिब्रूगढ़ यानी असम से कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक जाती है, और ये कुल 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। विवेक एक्सप्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पूर्व ये हिमसागर एक्सप्रेस था, जो कि जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक जाता है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ये रेलगाड़ी थी। पहले हिमसागर एक्सप्रेस को हम देखे हुए थे, हालांकि जिस टाइम हम देखे हुए थे उस टाइम हम शायद 10th क्लास में थे, और उस टाइम हमको पता था कि ये सबसे लंबी गाड़ी है, ठीक है ना। तो हमको ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, क्योंकि जो मुझे बताया हुआ था वो कुछ उल्टा बताया था। खैर, अभी याद रखना है विवेक एक्सप्रेस जो है वो, और डिस्टेंस ही पूछ ले तो 4286 किलोमीटर। आगे लिखा गया कि नई दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन व आगरा कैंट स्टेशन के बीच 5 अप्रैल 2016 से चलाई गई गतिमान एक्सप्रेस है, जो कि देश में सर्वाधिक गति से चलने वाली गाड़ी है। अभी तो देखिए जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो सबसे तेज़ है, ट्रेन 18 जिसको कहा जाता है, लेकिन गतिमान एक्सप्रेस मतलब ऑप्शन में जो हो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यह दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 100 मिनट में तय करने के लिए 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति प्राप्त कर सकती है। इस रेलगाड़ी में एयर होस्टेस के तर्ज पर रेल परिचारिकाओं, जो ट्रेन होस्टेस है, की तैनाती की गई सभी कोचों में। इससे पहले सबसे तेज़ रफ्तार वाली जो थी वो दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस थी, दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। अभी कौन है? गतिमान एक्सप्रेस। नोट में दिखा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है, और जो कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। 9438 किलोमीटर लंबा है। ये मिलेगा आपको रूस में। ट्रांस साइबेरियन रूस का ऐसा पार्ट होता है जो एशिया में आता है, तो ये रूस में ही हो गया। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। भारत 2021 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग की लंबाई 67,415 किलोमीटर है। मार्च 2019 के अंत तक भारत के कुल राजमार्ग का लंबाई 50.91%, जो कि 34,319 किलोमीटर है, वो विद्युतीकृत हो गया है। जबकि भारत सरकार का टारगेट है 2030 तक जो है वो पूरा विद्युतीकृत हो जाएगा। भारत में पहली विद्युत ट्रेन बम्बई वीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 को चला था। भारत में जो पहला विद्युत ट्रेन है वो 1925 में चला हुआ था। कहाँ से? बम्बई वीटी से कुर्ला हार्बर के बीच।
बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी ट्रेन डेक्कन क्वीन है, जो कि बम्बई से पुणे के मध्य चला था 1930 ईस्वी में। 1930, ये 1925 कई बार पूछा गया है। कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेयरी क्वीन है, फेयरी क्वीन भाप इंजन। 1 मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चली हुई थी। 1969 यही है जिस पर इसरो का स्थापना हुआ था, तो याद रह जाएगा, ये 1 मार्च को हुआ था और ये नई दिल्ली से हावड़ा तक चला हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस चला हुआ था लाहौर से अटारी के मध्य, और थार एक्सप्रेस जो है वो मुनाबाओ यानी बाड़मेर से खोखरापारा सिंध के मध्य चलता है। एक समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच। 14 अप्रैल 2008 को मैत्री एक्सप्रेस चला था चितपुर और यानी भारत और बांग्लादेश के बीच, चितपुर से ढाका तक चला था 2008 में। वहीं रेलगाड़ी बीमा योजना लागू किया गया था 1994 में, 1 अगस्त 1994 में रेलगाड़ी बीमा योजना लागू किया गया था। फिर आता है कोंकण रेलवे, जिससे कई प्रश्न आए हैं एग्जाम में। कोंकण रेलवे ये महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव तक चलती है, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक। इस ट्रैक की लंबाई 741 किलोमीटर है, 741 किलोमीटर। इस रेलमार्ग पर पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1998 को हुआ था, 26 जनवरी 1998 को। इस रेल मार्ग से प्रभावित होने वाले राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल है। ये जो 774 किलोमीटर पढ़े थे, यहाँ पे लिखा गया है कि एनसीईआरटी 12वीं क्लास में भारत लोक और अर्थव्यवस्था का पेज नंबर 119 के अनुसार कोंकण रेलवे की लंबाई 760 किलोमीटर दिया है। यह रेल मार्ग 146 नदियों व धाराओं और 2000 पुलों एवं 91 सुरंग को पार करता है। इस मार्ग पर सबसे लंबी सुरंग जो है वो 6.5 किलोमीटर लंबा है। इसे उद्यम में कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र राज्य भागीदारी, साथ ही केरल भी है, ठीक है ना, 4 राज्य है। आगे कलकत्ता मेट्रो रेल। कोलकाता मेट्रो सबसे पुराना मेट्रो है भारत का। 1972 ईस्वी में बना यह योजना 1975 ईस्वी से अमल की गई। दमदम से टॉलीगंज तक इस भूमिगत रेल मार्ग की कुल लंबाई 16.45 किलोमीटर है। कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत 24 अक्टूबर 1994 को हुआ था, 24 अक्टूबर 1984 को, यानी कुल यहाँ पे 12 साल लग गया। दिल्ली मेट्रो रेल, दिल्ली मेट्रो, यह परियोजना जापान और कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनाया गया। इसके अंतर्गत सबसे पहला रेल सेवा 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से सहदारा के बीच चलाया गया था। इसमें हेल्प किया जापान और दक्षिण कोरिया। आगे बेंगलुरु मेट्रो ट्रेन, इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 को नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू हुआ। इसमें ढांचागत सुविधा का विकास जापान के सहयोग से हुआ। मैक्सिमम मेट्रो में जापानी हेल्प किया है। मुंबई मेट्रो, इसका शुरुआत 8 जून 2014 को शुरू हुआ, 2014। मुंबई में मोनो रेल, भारतीय स्वतंत्र भारत में मोनो रेल सर्वप्रथम मुंबई में संचालित की गई है। इसका शुभारंभ जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 1 फरवरी 2014 को किया। संपूर्ण परियोजना 19.17 किलोमीटर लंबा था। शुरू होने पर यह विश्व की दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली मोनो रेल परियोजना हो जाएगी। इस संबंध में जापान का 23.8 किलोमीटर लंबा ओसाका मोनोरेल कॉरिडोर सबसे लंबा है, 23.8 किलोमीटर। 16.9 किलोमीटर लंबे टोक्यो कॉरिडोर जो है, टोक्यो कॉरिडोर, वो दूसरा सबसे बड़ा है। जब ये बन जाएगा तो ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे। नोट में लिखा गया है कि अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत विश्व में 7वां देश हो गया जहां सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में मोनोरेल सुविधा उपलब्ध करवाया जाएगा। मोनोरेल काफ़ी छोटा होता है, एक जिसमें 8 से 9 लोग बैठेंगे और वो चलता रहता है, एक साथ बहुत सारा गाड़ी चलती है, आगे जाएगा, फिर मतलब कई सारा उसका आप देख सकते हैं, वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे। आगे जयपुर, चेन्नई और लखनऊ में भी मेट्रो रेल की सेवा शुरू हो गई है। चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे आदि शहरों में भी मेट्रो रेल का काम जो है वो चल रहा है। विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में चली थी, जिसकी शुरुआत 10 मई 1963 को हुआ था। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है, जिसकी लंबाई 402 किलोमीटर है। चीन की संघाई मेट्रो विश्व का सबसे लंबा मेट्रो ट्रेन है। चीन का संघाई मेट्रो विश्व का सबसे लंबा मेट्रो है, जिसकी कुल लंबाई 434 किलोमीटर है। रेल इंजन निर्माण के कारखाने चितरंजन, वाराणसी और भोपाल में स्थित है। सवारी डिब्बे के निर्माण पेरम्बूर, कपूरथला, कोलकाता और बेंगलुरु में स्थित है। रेल इंजन बनाने का नया कारखाना मधेपुरा जो बिहार में है, मढ़ौरा डीजल इंजन, ये दोनों बिहार में है, स्थापित किया गया है। पहिया बनाने का कारखाना छपरा बिहार और रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है।
भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में स्थित है। अमृतसर दिल्ली शान ए पंजाब एक्सप्रेस सीसीटीवी कैमरों से युक्त पहला रेलगाड़ी है। शान ए पंजाब, अमृतसर दिल्ली शान ए पंजाब। इसका जो उद्घाटन है वो सुरेश प्रभु के द्वारा 8 अप्रैल 2016 को किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाला भारत का पहला रेलगाड़ी है। दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। गरीबों की लंबी दूरी की यात्रा सुगम बनाने के लिए अनारक्षित कोचों वाली जो देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच चलाई गई। अंत्योदय एक्सप्रेस केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच चलाया गया 2017 में 27 फरवरी को। अगरतला अखौरा रेल मार्ग, अगरतला अखौरा रेल मार्ग पूरा हो जाने से कोलकाता से अगरतला के बीच के रेल मार्ग की दूरी 1650 किलोमीटर से घटकर 560 किलोमीटर रह जाएगी। इस अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग का अधिकांश भाग बांग्लादेश में आता है। आगे यूनेस्को द्वारा भारत के 4 भारतीय रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन सा है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जिसका उपनाम टॉय जो ट्रेन है वो है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नीलगिरी माउंटेन रेलवे जिसका उपनाम ब्लू माउंटेन ट्रेन है, और कालका शिमला जिसका अब तो हालांकि दूसरा नाम हो गया, शिवाजी के नाम पे आ गया, लेकिन काम जिसका ये भी एक टॉय ट्रेन है। तो ये 4 फिर से रिपीट कर देते हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नीलगिरी माउंटेन और कालका शिमला रेलवे। आगे भारतीय रेलवे द्वारा 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार रेल गीत हमें प्यार है भारतीय रेल से अपनाया गया। हमें प्यार है भारतीय रेलवे से। 3 मिनट में इस गीत को सत्य प्रकाश ने लिखा था और श्रवण के जो निर्देशन में ये उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया हुआ था। नोट में लिखा गया है कि महात्मा गांधी ने कहा था, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। ये कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया कि ये किसका कथन है। मेनली स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। ये किनके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। आगे है वायु परिवहन और फिर जल परिवहन, फिर खत्म हो जाएगा। तो वायु परिवहन, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुआ। 1911 में हुआ जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा परिवहन किया गया था। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई थी। 1933 में 1953 में सभी विमानी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर उन्हें 2 नवनिर्मित निगमों के अधीन रखा गया। अभी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था ये 1953 वाला, भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया। यहाँ पे एयर इंडिया का मुख्यालय दिया गया नई दिल्ली, जो निगमित कार्यालय मुंबई है। शुभंकर हुआ था, मतलब महाराजा शुभंकर जो मस्कट होता है, और प्रतीक चिन्ह उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चित्र बना होता है, मतलब कोणार्क चित्र सूर्य वाला। आगे यहाँ पे है भारतीय विमान निगम जो इंडियन एयरलाइंस है। देश के आंतरिक भागों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो देश के अंतर अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है इस टाइप का अगर होगा तो वो इंडियन एयरलाइंस करेगा। साथ ही जो बगल वाला देश है नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, जो इंडियन कॉन्टिनेंट में आता है, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये सेवा उपलब्ध करवाएगा। वहीं अगर आपको एयर इंडिया यानी विदेश जाना है आपको, तो उसमें एयर इंडिया, कन्फ्यूज़ नहीं कीजिएगा। एक होता है पवन हंस, हालांकि पवन हंस वो क्या करता है, जैसे आप मतलब नज़दीक में, मतलब दिल्ली से हमको निजामुद्दीन जाना है तो उसके लिए पवन हंस होगा, ठीक है ना, मतलब पर्सनल हेलीकॉप्टर के लिए। लेकिन अगर दिल्ली से मुंबई अगर वैसे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ से जाना है तो वहाँ पे इंडियन एयरलाइंस आएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ से अमेरिका जाना है तब आ जाएगा एयर इंडिया। तो कन्फ्यूज़ नहीं कीजिएगा इसके साथ, तो लोग बहुत गलत बोलते हैं इस मामले में। 1981 ईस्वी में देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई, जिसका बाद में भारतीय विमान निगम में विलय हो गया। पवन हंस आगे दिया होगा कहीं पे, जो इमरजेंसी में जैसे नेता से आता है ना हेलीकॉप्टर से, तो पवन हंस से आता है, पवन हंस वाले से। 24 अगस्त 2007 ईस्वी को सार्वजनिक क्षेत्र में विमानन कंपनियां एयर इंडिया और भारतीय विमान निगम जो इंडियन एयरलाइंस है इसका विलय हो गया। ये दोनों कंपनियां अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम में कार्यरत करती है और कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो है एयर इंडिया, एयर इंडिया। अब आगे दिए पवन हंस लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड जिसका स्थापना जो है वो अक्टूबर 1985 में हुआ था। 1985 इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य तेल क्षेत्र को तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध करवाना था। इसका पंजीकरण कार्यालय नई दिल्ली में है। यह हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। वर्तमान में 2020 में इसके पास 23 हेलीकॉप्टर का बेड़ा था। पवन हंस हर वर्ष मई, जून एवं सितंबर, अक्टूबर में यात्रा के दौरान फाटा से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध करवाता है। केदारनाथ में यही करवाता है पवन हंस।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना देश में कॉमर्शियल पायलटों की उड़ान और ग्राउंड प्रशिक्षण के स्तर में सुधार के लिए रायबरेली के फुर्सतगंज में किया गया था। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना भी फुर्सतगंज में की गई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन, भारतीय जो एविएशन मिनिस्टर है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसका जो गठन है वो 1 अप्रैल 1995 में किया गया था। प्राधिकरण देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, घरेलू हवाई अड्डा और नागरिक विमान टर्मिनल ये प्रबंध करवाता है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। अब यहाँ पे प्रमुख हवाई अड्डा दिया गया, कहाँ पे है ये, तो इंदिरा गांधी ये नई दिल्ली में इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी ये मुंबई में छत्रपति शिवाजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में कोलकाता, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद, गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी, चौधरी चरण सिंह ये लखनऊ, श्री गुरु रामदास जी हवाई अड्डा अमृतसर, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम, ये सारा अंतर्राष्ट्रीय ही है तिरुवनंतपुरम, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड, शेख अल आलम ये श्रीनगर में, शेख अल आलम, राजीव गांधी हैदराबाद, कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय केरल में, कोच्चिन में, वीरी सावरकर एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार, दावोलियम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में, दावोली, आगे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, केम्पेगौड़ा, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में ही, देवी अहल्याबाई होलकर इंदौर, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर, कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली, और एक लास्ट दिया गया है 1 मिनट, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी। नोट में यहाँ पे लिखा गया है कि नगर विमानन जो मंत्रालय है ये मार्च 2020 में आवश्यक वस्तु की आपूर्ति में तेजी को सुनिश्चित करने के लिए जीवन रेखा उड़ान सेवा शुरू की, जिसके तहत देश के सभी भागों तक व्यक्तिक संरक्षात्मक जो साधन है और दवा इत्यादि आपूर्ति करवाया जाएगा, जीवन रेखा उड़ान। अब वायु परिवहन हो गया, लास्ट है जल परिवहन। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कोलकाता में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है और ये स्थापना हुआ 1987 में। पहला दिया गया आंतरिक जलमार्ग, यह परिवहन नदियों, नगरों और झीलों के द्वारा होता है। देश में जहाज़ों के जरिए होने वाले कुल माल ढुलाई में केवल 1% ही ढुलाई अंतर्देशीय जलमार्ग पर होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो अधिनियम है 2016 के तहत 111 अंतर्देशीय जलमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था। हल्दिया से इलाहाबाद जो है ये जो जलमार्ग है वो 22 अक्टूबर 1986 को बना था और ये पहला था। कई बार पूछा जाता है कि जो वाटर हाईवे है वो पहला कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो हल्दिया से इलाहाबाद, हल्दिया से प्रयागराज। फिर दूसरा दिया गया समुद्री जलमार्ग। भारत का लगभग 7517 किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा है। यह मुख्य भूमि के पश्चिम और पूर्वी भागों में फैला हुआ है। यह देश के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भारत में 12 बड़े और लगभग 200 छोटे पतन हैं। देश के व्यापार का कुल मात्रा का 95% और मूल्य की दृष्टि से 68% व्यापार जो है वो समुद्री मार्ग से ही होता है, सबसे अधिक होता है। जो राष्ट्रीय जलमार्ग है WH कहा जाता है, वाटर हाईवे, ये 6 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले 3 तक ही याद करना होता, तब 6 तक याद कीजिए। WH1 जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया, काफ़ी लंबा है ये, 1620 किलोमीटर। जो NH दूसरा जो है वो सदिया से धुबरी। तीसरा कोल्लम से कोट्टापुरम। चौथा है काकीनाडा से मरक्कानम। पांचवा तलचर से धमड़ा और छठा है लखीमपुर से भांगा। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। बड़े बंदरगाह का नियंत्रण केंद्र सरकार करता है, जबकि जो छोटे बंदरगाह जो है संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है, मतलब राज्य और केंद्र दोनों करेगा, जिसका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम में है। सबसे गहरा भी जो है वो यहाँ पे लिखा गया है कि यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे है। यहाँ पे चट्टान कौन सा है? डॉल्फिन नोज, ये भी पूछा जाता है, डॉल्फिन नोज। आगे गुजरात स्थित कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो कांडला, गुजरात वाला जो है, और यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। अब यहाँ भारत में जो बड़े बंदरगाह हैं तो उसका नाम दिया गया है कोलकाता, ये हुबली नदी पर है पश्चिम बंगाल में कोलकाता। मुंबई अरब सागर में महाराष्ट्र में। चेन्नई बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में। कोच्चिन केरल अरब सागर। विशाखापत्तनम बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश में। पारादीप ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में ही है। तुतीकोरिन बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में ही है।
आगे है मार्मगोआ, ये गोवा में है। मार्मगोआ गोवा अरब सागर में। कांडला गुजरात, ये भी अरब सागर में हो जाएगा। न्यू मंगलुरु कर्नाटक में, अरब सागर में। नावासा महाराष्ट्र, अरब सागर में। एन्नूर जो है तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी में। अगर रिपीट कर लेते हैं कहाँ पे है वो। कोलकाता पश्चिम बंगाल, मुंबई महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु, कोच्चिन केरल, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, पारादीप ओडिशा, तुतीकोरिन तमिलनाडु, मार्मगोआ जो है गोवा में ही, कांडला गुजरात में, न्यू मंगलुरु कर्नाटक या मंगलुरु में ही, नावासावा महाराष्ट्र में, और एन्नूर जो है वो तमिलनाडु में है। यहाँ पे लिखा गया है कि नगर विमानन मंत्रालय ने मार्च 2020 में आवश्यक वस्तु की आपूर्ति में तेजी को सुनिश्चित करने के लिए जीवन रेखा उड़ान, उसे ऊपर ही बढ़े हुए थे, इसमें मेनली दवाई की आपूर्ति की जाएगी, वही सेम चीज़ है। तुतीकोरिन, कांडला एवं मतलब ये जल से हो गया जाएगा, वहाँ पे था वायु से। तुतीकोरिन, कांडला और एन्नूर बंदरगाह का नया नाम, जो तुतीकोरिन है उसका हो गया वीओ चिदम्बरम नायर, कांडला का दीनदयाल, और एन्नूर बंदरगाह का कामराज बंदरगाह। कोलकाता नदीय प्रकार का बंदरगाह है। कोलकाता नदीय प्रकार का बंदरगाह है जिसमें 2 गोदी प्रणालियाँ, हुबली नदी और पश्चिमी किनारे पर हल्दिया गोदी परिसर और पूर्वी किनारे पर कोलकाता गोदी प्रणाली है। चेन्नई पत्तन हर मौसम में कार्य करने वाला एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई पत्तन यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है जिसकी स्थापना 1875 में, सबसे प्राचीन हो जाएगा चेन्नई वाला 1875। सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तुतीकोरिन के बीच 434 जो समुद्री मील है वो दूरी कम हो जाएगा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का स्थापना 1972 में हुआ था। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का, इसका मुख्यालय कोच्चिन केरल में है। यह देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ी क्षमता वाला शिपयार्ड है। कोच्चिन शिपयार्ड केरल में। दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित कोच्चिन पूर्वी पश्चिम समुद्री व्यापार के चौराहे पर जो है नियंता में स्थिति में है। आगे है कि मर्मगोआ, जो कि गोवा में एक प्राकृतिक पतन है जो ब्रेक वाटर और मूल से घिरा हुआ है। इसमें 14.4 मीटर गहराई वाला एक ड्राफ्ट चैनल है जो कि बड़े पोत को आने जाने में मदद करता है। विश्व में जहाज पुनरावर्तन उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 25 से लेकर 30% है। जहाज पुनरावर्तन मुख्य रूप से गुजरात के आंगल सोसिया में किया जाता है। अलांग सोसिया विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना है। इसे फरवरी 1983 में शुरू किया गया था। नोट में लिखा गया कि दाहेज गुजरात देश का प्रथम बंदरगाह है जो कि रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है, इसीलिए इसे रसायन बंदरगाह नाम दिया गया है दाहेज को, जो कि गुजरात में वो रसायन बंदरगाह है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इससे आगे जो है भारत का जनगणना दिया गया है 2021, ठीक है ना। तो इसमें डाटा तो देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कुछ डाटा से प्रश्न आते हैं, तो मेनली वही डाटा पे अभी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज ये भी होगा, तो अगले वीडियो में काफ़ी अच्छे जरूर देखिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, अगर आप अभी देखोगे रेलवे का एग्जाम हुआ, हर एक शिफ्ट में 2 प्रश्न इससे आ रहे थे, आपको पता नहीं चलेगा, पर इससे बीपीएससी में भी क्वेश्चन देखोगे प्रश्न आया था कि इसमें से कहाँ पे जो पंचायती राज है वो नहीं है। तो ये सब जनगणना में ही दिया गया है। सबसे अधिक जैसे जो पिछड़ा जनजाति एसटी है वो किस राज्य में है, ये सब प्रश्न यहीं से आ रहा है, जनगणना से ही। तो अच्छे से पढ़ेंगे इसको अगले वीडियो में। यहाँ सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।